राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है जो प्रस्तुत पाठ है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ये हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। क्या जो हमारा इतिहास है, तो इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को इसमें लपेटा गया है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो भारतीय जो शिक्षा है और ये जो विद्या का केंद्र है, इसकी महानतम स्वरूप को दिखाया गया है। तो देखोगे इसको किस तरह से लिखा गया है। लिखा गया है कि नालंदा हमारे इतिहास में आकर्षक नाम है। मतलब कि नालंदा जो यह नाम है, यह हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। मतलब पूरे एशिया का विद्या संबंधी जो सूत्र था, ये सारा चीज नालंदा से जुड़ा हुआ था। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते थे। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। मतलब कि चारों ओर नालंदा का नाम हो गया था। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। मतलब कितने वर्षों तक? 600 वर्षों तक। कैसे कोई फेमस होता है तो कुछ दिन तक चलता है उसका नाम, तो उसी तरह से नालंदा 600 वर्षों तक क्या हुआ, इसका नाम है चैतन्य केंद्र के रूप में चलते रहा, बना रहा। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के बीच में, मतलब कि मध्य में बसी हुई गिरिब्रिज या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील की दूरी, मतलब कि 7 मील उत्तर की ओर है। मतलब राजगृह से कहाँ है? 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आमरवन था। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत गोसाल की भेंट हुई थी। किसका? महावीर और आचार्य मेखलीपुत गोसाल जो थे, इन दोनों की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्ष आवास व्यतीत किए। मतलब कि वहां तक 14 वर्ष तक क्या किए, वहीं पर रहे थे। सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य शैया आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। मतलब कि इन सारी चीजों से उनका स्वागत किया और फिर उनका शिष्य भी बन गया। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी था। मतलब कि उनका जो चैत्य बोला जाए, अशोक के समय में भी वह था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यदि नालंदा प्राचीनता की अनुश्रुति वध अशोक दोनों से, मतलब बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में
उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। मतलब कि नालंदा का जो प्रारंभ बोला जाए, शुरुआत बोला जाए, वो गुप्त काल से ही हुआ। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव का मतलब आर्यदेव दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। मतलब कि जो सुदुर्जय नाम का है ब्राह्मण, ये अग्रणी थे, मतलब कि सबसे आगे थे। चौथी सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए। मतलब कि फाहियान नालंदा कब आए? चौथी शताब्दी में। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। मतलब कि उनके आकर के जाने के बाद नालंदा का उदय हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। मतलब कि नालंदा सर्वोत्तम ऊपर जा रहा था, मतलब कि उन्नति मतलब कि फेमस हो रहा था उस समय। युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं हुई थी। न अल दा मतलब इसके लिए दर्शाया गया है, मतलब भगवान बुद्ध जो है इसके पहले जन्म में उनका तृप्ति यहाँ पर नहीं हुआ था। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है, न उसे लेने वालों को। मतलब कि बुद्ध को भी अपनी ज्ञान का तृप्ति नहीं हुआ था बांटने में भी, और ना ही लेने वालों की तृप्ति पहुंचा था। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार से हुआ। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका जन्म किससे हुआ? जनता के दान के द्वारा। मतलब कि लोगों ने दान दे करके उसको बनवाया। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। सोचो उस समय के कैसे व्यापारी था लोग, कि 500 व्यापारी मिल करके अपना धन दिया, तो बुद्ध ने क्या किया? भूमि को खरीद करके बुद्ध को दिया था लोग दान में, तब जा करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना। युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 8वीं सदी के यशोवर्धन में यशोवर्धन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। मतलब कि जो यशोवर्मन है, तो यशोवर्मन में इस शिलालेख में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। मतलब उसमें नीला कलर का और लाल कलर का कमल भी लगा हुआ था। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी चारों तरफ से क्या था? सरोवर, तालाब बना हुआ था। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। ये यूं तो भारतवर्ष में अनेक संग्राम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। मतलब कि सभी से हट के क्या है? नालंदा है।
चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। मतलब कितना कमरा था इस नालंदा में? 800 कमरे और 8 को मंडप था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। मतलब एकदम निश्चिंत हो गए थे आचार्य और विद्यार्थी। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांवों के आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। मतलब कि 100 को गांव उसका खर्च चलाने के लिए हमेशा दान देते रहेंगे। और एक आज के व्यापारी और गांव वाला लोग है, शिक्षा के नाम पर एक अठानी निकालने वाला, दान देने वाला नहीं है, नहीं है। इति सिंह के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांव तक पहुंच गई थी। मतलब कि पहले 100 गांव के द्वारा ही दान दिया जाता, लेकिन इति सिंह जब इति सिंह आए तब यह गांवों की संख्या 200 हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई। मतलब कि नालंदा की खुदाई किया गया तो ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। विदेशों के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप, मतलब सुवर्ण द्वीप जिसको सुमात्रा कहा जाता है, के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। मतलब कि ये भी क्या किए, अपने राज्य के 5 गांव नालंदा को देने के लिए आग्रह किए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यौद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 9 गांवों की आय, प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन, चतुर्दिश अर्थात अंतरराष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, आर्थिक ग्रंथों की प्रतिलिपि और विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। मतलब जो भी उसमें खर्च करना होता यही 5 गांव मिल करके करता, जो दान में दिया गया। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। मतलब जो भिक्षुक संघ की जो धाक था ये केवल बिहार में और नालंदा में ही स्थित नहीं था, पूरे एशिया में था। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई हैं। मतलब कि नालंदा का खुदाई हुआ है तो ये सारी चीजें मिली हैं। नालंदा का शिक्षा कर्म बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मतलब कि व्यवहारिक बुद्धि से क्या किया गया था, तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते थे। मतलब एकदम व्यवहारिक शिक्षा तैयार किया गया था। इसे पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या करता सब, मतलब कि अधिक सफलता प्राप्त करता। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा
वहाँ अनिवार्य थी। मतलब कि 5 गो विषय का जो शिक्षा है वहाँ पर अनिवार्य था नालंदा में। वो कौन कौन था? शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा या समयक ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। मतलब कोई भी बात पर बहस कर सके, किसी से डरे नहीं कोई बात करने में। तीसरा, चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। तथा शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। मतलब ये शिल्प विद्या सीखेगा कुछ न कुछ बनाने की, तो उसके पास बुद्धि है ही, चिकित्सा विद्या है ही, तर्क विद्या है ही। समझ गए ना? और इसके बाद शिल्प विद्या सीखेगा तो अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर करेगा अपना आर्थिक कार्य करने के लिए। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। मतलब ये 4 गो अनिवार्य था। इसके बाद अपने रुचि के अनुसार एक धर्म दर्शन का ज्ञान जरूरी था। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के साथ, मतलब योग शास्त्र के समय उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य ईवान चांग के समकालीन थे। मतलब कि जब ईवान चांग यहाँ आया था तो ये लोग कुलपति के रूप में थे। जिस समय ईवान चांग अपने देश चीन को लौट गए उस समय भी भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब ईवान चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। मतलब कि आप आए हैं तो यहीं पर क्या कीजिए, रह जाइए, जाइए मत। ईवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। मतलब कि ये भगवान बुद्ध की खोज में यहाँ आए थे और आना इनका बहुत लाभप्रद हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सकें जिस प्रकार मैं हुआ हूं। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्व जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदशाओं का समर्थन करता है। मतलब कि तुम्हारे बात का समर्थन मेरा भी हृदय करता है, ऐसा शीलभद्र ने बोला। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट श्रोंग छन गम्पो 630 ईस्वी में ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान योमनी संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देव विद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। मतलब कि समझो, तिब्बत के जो राजा था वो अपने यहाँ के विद्वान को यहाँ भेजा और ये आकर के यहाँ चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए।
मतलब कि तिब्बत के सम्राट ने इनको बुलाया यहाँ के शांति रक्षित को, तो इन्होंने गए वहां पर। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। तंत्र विद्या मतलब कि जो डाइन भूत पीने वाला जो मन के लिए जो तंत्र विद्या होता है, इसके कुलपति थे कमलशील, ये भी गए थे वहां पर तिब्बत। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर शनै शनै मतलब धीरे धीरे वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव 749 ईस्वी में ही और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश 980 ईस्वी में के नाम उल्लेखनीय है। मतलब ये लोग उस समय बहुत फेमस हुआ करते, बहुत फेमस थे। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसे अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभाव उत्पादक है। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित हैं। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस समन्वित साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के संबंध में मतलब संबंध से शिक्षा मिले तो शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में पुनः स्थापित करें। मतलब कि फिर से नालंदा को उजागर करें। तो नालंदा फिर से स्थापित हो चुका है, नया बन चुका है। अब यही जरूरी है कि फिर से वो आगे बढ़े।